In last video, we discussed about trigonometric ratios in details and we have also seen a mathematical proof of these ratios. आज के वीडियो में हमने अब तक जो भी पढ़ा है हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. Our problem will be from NCERT book and questions will be mostly from example and exercise 8.1. Reason why I am using NCERT book is because see हमारे पास बहुत सारे रेफरेंस बुक है. We have R.D. Sharma, we have R.S. Agarwal and throughout there हम इन्हीं रेफरेंस बुक को सॉल्व कर रहे होते हैं and we don't get much time to solve NCERT book, right? और आपकी जो CBSE है वो NCERT से ही क्वेश्चंस पूछती हैं. आपकी जो भी सिलेबस होती है वो NCERT से ही आती है. आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठा लो, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट हैज़ बीन आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम योर NCERT बुक्स. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज योर रेफरेंस बुक इज इंपॉर्टेंट बट योर NCERT बुक इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू वॉन्ट मी टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम R.S. Agarwal और R.D. Sharma, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अब तक हमने जो भी पढ़ा है लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑन दैट. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें हमारी एंगल B 90 डिग्री है और एंगल A रेफरेंस एंगल है, तो हमारी बेस होगी AB और हमारी परपेंडिकुलर होगी BC बिकॉज AB इज एडजेसेंट टू रेफरेंस एंगल एंड BC इज अपोजिट टू रेफरेंस एंगल. And we know the side which is opposite to the reference angle is always perpendicular and the side which is adjacent to the reference angle is always base. हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में देखा था और हमारी जो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी वो थी साइन ऑफ रेफरेंस एंगल. तो अगर हमारी रेफरेंस एंगल यहाँ पर A है तो मैंने यहाँ पर A लिखा है. अगर यहाँ पर ये थीटा हो रही होती तो मैं लिखती साइन थीटा. तो ये जो हमारी जो साइन A है वो इक्वल होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के. तो इस केस में, इस ट्रायंगल के केस में हमारी जो परपेंडिकुलर है वो है BC और हमारी जो हाइपोटेनस है वो है AC. तो मैंने यहाँ पर लिखा है BC बाई AC. हमारी जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी वो थी cos A और cos A इक्वल थी बेस बाई हाइपोटेनस के. तो हमारी इस ट्रायंगल में हमारी बेस AB है और हाइपोटेनस AC है, तो मैंने यहाँ पे AB बाई AC लिखा है. नेक्स्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी tan A विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस और इस ट्रायंगल के लिए ये BC होगी और परपेंडिकुलर हमारी BC होगी और बेस हमारी AB होगी. और हमारी जो tan A थी वो sin A बाई cos के इक्वल भी थी. तो tan A की हमारी दो फार्मूला, एक तो हो गई परपेंडिकुलर बाई बेस और एक हो गई हमारी sin A बाई cos A. तो ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी वो थी cosec A और cosec A थी इन्वर्स ऑफ sin A. तो अगर हमारी sin A है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तो आप इसका उल्टा कर दो. इसका उल्टा क्या होगा? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर. तो हमारी जो cosec A थी वो थी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर एंड दिस फॉर दिस ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू AC बाई BC और मैंने इसे 1 बाई sin A भी लिखा है. ओके हमारी जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी वो थी sec A और sec A थी अपोजिट ऑफ cos A. तो अगर हमारी cos A बेस बाई हाइपोटेनस है तो इसकी अपोजिट क्या होगी? इसके अपोजिट हो जाएगी हाइपोटेनस बाई बेस और इस ट्रायंगल के लिए ये हो जाएगी AC बाई AB और मैंने यहाँ पे इसे 1 बाई cos A भी लिखा है. हमारी जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी वो थी cot A और cot A जो थी वो अपोजिट थी tan A के. तो अगर हमारी tan A परपेंडिकुलर बाई बेस है तो अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस और ये वाले ट्रायंगल के लिए हो जाएगा AB बाई BC और इसे मैंने 1 बाई tan A भी लिखा है. और हमें पता है कि tan A की हमारे पास एक और फॉर्मूला है विच इज़ इक्वल टू sin A बाई cos A. तो अगर cot A अगर 1 बाई tan A है तो अगर मैं sin A और cos A का उल्टा कर दूँ तो हो जाएगा cos A बाई sin A. तो cot A का हमारे पास यहाँ 3 फॉर्मूला है. एक तो हो गया हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर, एक हो गया हमारा 1 बाई tan है और एक हमारा हो गया cos A बाई sin A. ओके अब बात आता है कि हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद कैसे करेंगे. तो देखो हमारे पास 3 तरीका है. पहला तरीका तो बहुत सिंपल है, आप सब कुछ याद कर लो. आप याद कर लो कि हमारा जो sin A होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, cos A होता है बेस बाई हाइपोटेनस, tan A होता है परपेंडिकुलर बाई बेस एंड सो ऑन. बट यहाँ पर इशू ये है कि आप इन फॉर्मूलाज को भूल सकते हो, राइट. अब अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अब आपको cosec याद नहीं आ रहा, आपको नहीं याद आ रहा कि cosec इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, मे बी आप कन्फ्यूज होकर के sec A का फॉर्मूला लिख दो. cosec A की जगह पे cosec इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर ना लिख करके आप हाइपोटेनस बाई बेस लिख दो, राइट. ये चांसेस होते हैं, राइट.
तो इसको अवॉइड करने का दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि पहले तो आप दिमाग में रख लो कि आपके पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके नाम याद रख लो। आप याद रख लो कि आपके पास साइन है आपके पास कॉस है आपके पास टैन है, आपके पास कॉसेक है, सेक है, कॉट है। ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रख लो। और आपको याद करना है तो आपको बस याद करना है साइन ए और कॉस ए। आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो साइन ए होती है वो होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और जो कॉस ए होती है वो इक्वल होती है बेस बाई हाइपोटेनस के। बच गई आपकी टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो आप इन चारों को ध्यान से देखोगे ना तो वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है साइन और कॉस पे। अगर आप टैन ए को उठाकर देख लो तो आपकी जो टैन ए है वो इक्वल है साइन ए बाई कॉस ए के, राइट। तो आपको याद नहीं आ रहा है कि टैन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, आपको ये याद नहीं आ रहा, तो आप सिंपली साइन ए की वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको पता है कि साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और कॉस ए इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, राइट। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको एट द एंड में परपेंडिकुलर बाई बेस ही मिलेगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। सिमिलरली आपकी जो कॉसेक ए होती है वो होती है 1 बाई साइन ए, राइट। आपको हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर नहीं याद आ रहा है, आपको पता है कि कॉसेक ए जो होती है वो रिवर्स होती है साइन ए का। तो अगर साइन ए का बस आप वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे आपको मिल जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सिमिलरली आपकी सेक ए है, सेक ए होती है वो 1 बाई कॉस ए, तो ये कॉस ए पे डिपेंड करती है। तो कॉस ए को उल्टा कर दो तो आपको मिल जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। आपकी जो कॉट ए होती है वो भी इनडायरेक्टली कॉस ए और साइन ए पे ही डिपेंड करती है, लेकिन आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि कॉट ए जो होती है वो आपकी इन्वर्स होती है टैन ए के, और टैन ए का तो आपको पता है कि टैन इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। तो आप साइन ए और कॉस ए को उल्टा कर दो विच इज़ इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए, राइट। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका सिमिलर है दूसरे तरीका से, आपको सब कुछ नेम वगैरह सब कुछ याद रखना है, ओके। और साइन ए और कॉस ए में बस आपको बस एक ही याद रखना है, या तो आप साइन ए याद रखो या तो आप कॉस ए याद रखो। मुझे हमेशा कॉस ए याद रहता था, तो चलिए कॉस ए का एग्जांपल लेते हैं। आपको याद रखना है कि पहला तो आपको याद रखना है कि आपकी जो साइन ए और जो कॉस ए में है आपकी जो डिनोमिनेटर होगी वो हमेशा हाइपोटेनस होगी, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपकी पहला तो आपको हाइपोटेनस कवर हो गया, आपका हाइपोटेनस साइड आ चुका है, वो कवर हो चुका है। और आपको कॉस ए याद रखना है, तो अगर आपको कॉस ए याद है तो कॉस विच इज़ इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो आपको पता है कि कॉस ए जो है वो बेस बाई हाइपोटेनस है, राइट। तो आपका बेस भी कवर हो गया यहाँ पर, तो आपका क्या बच गया, परपेंडिकुलर बच गया। तो जो भी बचा हुआ साइड होगा वो हो जाएगा हमारा साइन ए, तो साइन ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सिमिलरली आपको कॉस ए नहीं याद रखना, आपको साइन ए ही याद रखना है। तो आप याद रखो कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो जिसमें हमारा परपेंडिकुलर कवर हो चुका है और हाइपोटेनस कवर हो चुका है, तो बच क्या गया हमारा, बेस बच गया। तो यहाँ पे सिंपली कॉस ए में बेस लिख दो, ऊपर में डिनोमिनेटर में आप बस बेस लिख दो, और नीचे में तो हमेशा हाइपोटेनस ही होगा, राइट। और अगर आपको कोई भी एक पता है तो दूसरा आप आराम से निकाल सकते हो, और एक बार आपको साइन ए और कॉस ए पता चल गया तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप इजीली निकाल सकते हो। और आपको ये स्टार्ट में थोड़ा ओवरवेलमिंग लगेगा, आपको लगेगा कि आपको सब कुछ याद करना है, बट जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपको याद भी हो जाएंगी। सो डोंट वरी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे हम पावर्स और एक्सपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में। सो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं साइन का, ओके। सो मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास साइन है और उसकी पावर 4 है, तो हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो ये जो हमारी जो पावर है, ये जो पावर जो 4 थी वो पहले आ गई रेफरेंस एंगल से, ये थोड़ी सी हम इसे थोड़ा ऊपर लिखेंगे और ये रेफरेंस एंगल से पहले लिखेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने पावर को 4 लिया, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, राइट। यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते थे, 3 भी लिख सकते थे, 5 भी लिख सकते थे, वॉटएवर, ओके। लेकिन यही पावर अगर हमारी -1 होगी तो केस यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से कि हमारी कॉसेक ए है और हमें पता है कि कॉसेक ए हमारी होती है 1 बाई साइन ए, राइट। तो आप बोलोगे कि मैं तो इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, राइट, हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। और आप बोलोगे कि हमने तो अभी अभी पढ़ा है कि ये जो पावर होती है वो हम रेफरेंस एंगल से पहले भी लिख सकते हैं और थोड़ा ऊपर लिख सकते हैं, ओके। तो आप बोलोगे कि हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ओके। बट जब हम
जब हम पावर -1 लिखते हैं रेफरेंस एंगल के पहले तो मैथमेटिक्स में इसका डिफरेंट मीनिंग होता है, जिसे हम बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। ओके, तो जब भी आपको पावर -1 दिखे, डोंट राइट इट लाइक दिस। वैसे भी आपकी क्लास में आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पावर्स पर क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, मैक्स टू मैक्स पावर 4 तक जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली हो। वी विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल 1 लिया है फ्रॉम योर चैप्टर 8। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, यू आर गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, यू हैव टू फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। तो आपको जब भी कोई सा भी क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास क्या क्या गिवन है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है और आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का देखें तो हमारे पास गिवन है tan A विच इज़ इक्वल टू 4/3 और हमें फाइंड आउट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। तो सबसे पहले हम जो भी गिवन है हम उसे लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो गिवन है वो है हमारा tan A इज़ इक्वल टू 4/3 और ये जो A है हमारा वो है रेफरेंस एंगल। तो हम एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट कि हमें क्लियर हो कि हम किस ट्रायंगल पर वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा रेफरेंस एंगल, ये है हमारा 90 डिग्री और ये हो जाएगा A, लेट्स अज्यूम इट B, C, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, अब हमें गिवन पता है कि गिवन ये है। अब हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, हम पहले वो भी लिख लेते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है साइन A, कॉस A, फिर हमारा हो गया कॉसेक A, फिर था हमारा सेक A और कॉट A। तो हमें फाइंड आउट करना है ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को। ओके, तो अब देखो, अब हमारे पास tan A है, राइट। तो हम पहले tan A का फॉर्मूला याद करते हैं, हम देखते हैं कि हम tan A से कुछ कर सकते हैं कि नहीं, tan A हमारे लिए यहाँ पर यूज़फुल है भी या नहीं। तो अगर आप tan A का फॉर्मूला याद करोगे तो आपका 2 फॉर्मूला था, एक तो था आपका परपेंडिकुलर बाई बेस और एक था आपका साइन A बाई कॉस A। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली परपेंडिकुलर बाई बेस यूज करूँगी। ओके, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि tan A इज़ इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि tan A का जो भी फॉर्मूला है विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस इज़ इक्वल टू 4/3। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो 4 सेंटीमीटर होगा और बेस है वो 3 सेंटीमीटर होगा। तो देखो ऐसा नहीं होता है, हम जब भी रेशियोज कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो हमारा जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन होता है, जो भी कॉमन मल्टीपल होता है, हम उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ तो लेट्स अज्यूम कि अगर मेरा परपेंडिकुलर 400 सेंटीमीटर है और जो बेस है हमारा वो 300 सेंटीमीटर है और आपको निकालना है P/B। तो आप बोलोगे कि ओके, P हमारा 400 है और बेस हमारा 300 है। और क्या मैं इसको कुछ इस तरह से नहीं लिख सकती हूँ? ज़रूर लिख सकती हूँ, राइट, दोनों तो सेम ही है। तो अब आप बोलोगे कि 100 कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, तो एट द एंड में हमें 4/3 ही मिलेगा। तो रेशियोज तो हमें 4/3 मिला, बट ओरिजिनल जो साइड की जो वैल्यू थी वो थी 400 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर। तो जो 400 और 300 में जो भी कॉमन था वो हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए हमें नहीं पता कि वो जो कॉमन वैल्यू जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, परपेंडिकुलर और बेस की जो भी कॉमन वैल्यू है हमें नहीं पता। तो लेट्स अज्यूम कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। ओके, लेट्स अज्यूम इट k। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी कि P/B इज़ इक्वल टू 4k/3k, राइट। तो हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर 4k हो जाएगा और बेस हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3k। अगर k की वैल्यू 100 होगी तो परपेंडिकुलर 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, k की वैल्यू अगर 100 है तो बेस हमारा 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो k अकॉर्डिंग टू k हमारी परपेंडिकुलर और बेस भी निकल जाएगी। ओके, तब हमें P तो पता चल गया, हमें BP पता चल गया। अगर आप इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद करोगे, इनके फार्मूलाज को याद करोगे, तो आपको याद आएगा कि हम इन सारे रेशियोज़ में हम 3 साइड्स के साथ खेल रहे होते थे। एक तो था हमारा परपेंडिकुलर, दूसरा था हमारा बेस और तीसरा था हमारा हाइपोटेनस। तो अभी तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, बट हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है। तो यहाँ पर हम हाइपोटेनस कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो लेट्स यूज़ दैट। तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अभी हमने बोला कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4k और बेस हमारा हो जाएगा 3k, सो 3k का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। अगर मैं ये पावर हटाऊँ
तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा प्लस माइनस 25k²। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पहले एज्यूम करूँगी, नेगेटिव इसलिए नहीं कर रही। अगर मैं नेगेटिव एज्यूम करती हूँ तो हमारी जो हाइपोटेनस होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और हमें पता है कि हमारी जो साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव ही होगी, राइट। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एज्यूम करूँगी, ओके। तो हमारी जो हाइपोटेनस होगी वो हो जाएगी 25k² प्लस, और इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करूँ तो जो हमारा जो 25k² एक परफेक्ट स्क्वायर है विच इज़ 5k का स्क्वायर, और ये अगर बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 5k, ओके। तो हमने हाइपोटेनस भी निकाल लिया। हमारे पास परपेंडिकुलर है 4k, बेस है हमारा 3k और हाइपोटेनस है हमारा 5k। अब हमारे पास तीनों साइड हैं। अगर हमारे पास तीनों साइड हैं तो अब हम बाकी के जो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं हम उनको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइन ए से। तो अगर आप फॉर्मूला याद करोगे साइन ए का, तो साइन ए क्या था? साइन ए था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या था हमारा 4k और हाइपोटेनस तो अभी हमने कैलकुलेट किया विच इज़ इक्वल टू 5k। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 4/5, ओके। सिमिलरली हम कॉस ए निकालते हैं। तो कॉस ए क्या था हमारा? तो कॉस ए था हमारा बेस बाई हाइपोटेनस, राइट। तो यहाँ पे मैं बेस लिख देती हूँ और हाइपोटेनस लिख देती हूँ। तो बेस क्या है हमारा 3k है और हाइपोटेनस क्या है हमारा यहाँ पे 5k। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3/5। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉसेक है। तो कॉसेक ए का जो था हमारा दो फॉर्मूला था, एक तो था हमारा 1/sin ए और एक था हमारा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं 1/sin ए यूज़ करूँगी। तो अगर यहाँ पे अगर हम साइन ए का वैल्यू पुट करें तो अभी हमने साइन ए निकाला है, क्या है साइन ए 4/5, तो ये हो जाएगा 1/4/5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर चला जाएगा तो ये अल्टीमेटली 5/4 बन जाएगा, ओके। तो हमारा कॉसेक ए भी हो गया। बच गया हमारा सेक ए। तो सेक ए का भी हमारा दो फॉर्मूला था, एक तो था हमारा हाइपोटेनस बाई बेस और दूसरा था हमारा 1/cos ए। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे हाइपोटेनस बाई बेस ही यूज करते हैं, ओके। तो सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस। तो अभी हमने हाइपोटेनस कैलकुलेट किया, क्या है हाइपोटेनस 5k और बेस हमारा हो जाएगा 3k, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5/3 जो कि उल्टा है हमारा कॉस ए का। कॉस ए था हमारा 3/5 और सेक ए हमारा हो गया 5/3। सिमिलरली हमारा लास्ट हो जाएगा कॉट ए। तो कॉट ए का तो देखो हमारा 3 फॉर्मूला था, एक तो था हमारा 1/tan ए, tan ए का उल्टा, दूसरा था हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर और तीसरा था हमारा कॉस ए बाई साइन ए। तो चलिए कॉस ए बाई साइन ए को यूज करते हैं। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ करो, वैल्यू आपको सेम ही आएगी, राइट। तो कॉस ए और साइन ए को यूज़ करते हैं। तो कॉस ए तो अभी हमने कैलकुलेट किया, कॉस ए क्या है हमारा 3/5 है और साइन ए क्या है हमारा 4/5 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3/4, ओके। इवन आप अगर tan ए को भी देखो तो ये है 4/3 और कॉट ए हमारा क्या आया 3/4 आया, विच इज़ अपोजिट ऑफ tan ए, ओके। तो इस तरह से अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का सबसे सिंपल एंड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था। आगे की वीडियोज़ में हम और एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।